हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 68 कवर करने वाले हैं, जो कि यूपीपीसीएस एंड आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता ही है, जो पीडीएफ है आप लोगों को साइट पे जाके मिलेगी। साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पूरी ही टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को लास्ट में एक बार और बता दूँगी पूरी इन्फॉर्मेशन टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो पहला प्रश्न है वो कथन और कारण वाला है, जिसमें पहला जो कथन है वो है सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष फायदेमंद होता है क्योंकि सेब में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। ऑप्शंस एज ऑलवेज वही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही तो हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ऊपर से व्याख्या भी बिल्कुल सही कर रहा है आर ए की, तो इसलिए ए आंसर हो जाएगा। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सेब हृदय रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जो हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्याधियों में से कौन सी आनुवंशिक है? ऑप्शंस हैं अधिरक्त स्राव, मंगोली जड़ता, थैलेसीमिया या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर आपको वैसे दिख ही गया है, डी है। प्रश्न में दी गई सभी बीमारियां आनुवंशिक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। मायोलॉजी पेशियों का अध्ययन, एरिकनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, टैक्सोनॉमी जहरीले कीटों का अध्ययन और माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। एक्चुअली जो टैक्सोनॉमी है ना, वह जो जीवधारी होते हैं उनका क्लासिफिकेशन करने का जो स्टडी होता है उसको बोला जाता है। इसके अलावा उनका जो नामकरण होता है उसके लिए भी टैक्सोनॉमी, मतलब उसकी जो स्टडी करते हैं उसको टैक्सोनॉमी बोला जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर सी ही हो जाएगा। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीवधारियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, अन्य कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। विटामिन दी गई है और उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है थायमीन, जिससे बेरी बेरी होता है, नियासिन जिससे पेलाग्रा होता है, और रेटिनॉल जिससे एनीमिया रोग होता है, और कैल्सीफेरॉल जिससे रिकेट्स रोग होता है। देखिए, रेटिनॉल से रतौंधी रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, न कि एनीमिया। बाकी के जो स्टेटमेंट थे वो बिल्कुल सही थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम भोजन के मंड को शर्करा में बदल देता है? ऑप्शन है टाइलिन, जाइमेज, माल्टेज या फिर पेप्सिन। करेक्ट आंसर इज टाइलिन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। टाइलिन एक एंजाइम है जो भोजन के मंड को शर्करा में बदल देता है, इसे हम सेलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, लिम्फोसाइट्स श्वेत रुधिर कणिकाओं का भाग होता है या फिर के भाग होते हैं। लिम्फोसाइट्स के नष्ट होने से प्रतिरक्षा प्रणाली का ह्रास होता है। हमें बताना कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट ही सही है क्योंकि लिम्फोसाइट्स श्वेत रुधिर कणिकाओं का भाग होते हैं, सही बात है, और इसके अलावा ये प्रतिरक्षा प्रणाली का ह्रास होता है इनके नष्ट होने से। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। लिम्फोसाइट्स श्वेत रुधिर कणिकाओं की 25 से 30% भाग होते हैं और लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षियों की वृद्धि को उत्तेजित करते हैं, इसलिए इनके नष्ट होने से प्रतिरक्षा प्रणाली का ह्रास होता है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ अधिनियम दिए गए हैं और वह कब लागू हुए थे या फिर कब उनको पारित किया गया था, ये उनके सन दिए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1974 और वन संरक्षण अधिनियम 1980। रॉन्ग कौन सा है? 1972 है ये। ठीक है, तो आंसर आपका सी ही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था, न कि 1974 में, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी के युग्म सही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
नियुक्त किया गया है? योर ऑप्शंस आर जयराम सिन्हा, अरुणेश शाह, एस रमन या फिर कल्पेश कुमार। सो करेक्ट आंसर इज एस रमन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, सरकार ने एस रमन को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैच करना है। ठीक है, सो आपको मैं पूरे दिखा देती हूँ, ऑप्शंस भी और उनके स्टेटमेंट भी, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ओके, शब्द हैं और उनके प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं। सो ठीक है, हमें मैच करना है। पारिस्थितिकी तंत्र, इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था? ठीक है, तो ये किया था आपका, ये तो सभी को पता होगा, एजी टांसले। पारिस्थितिकी निकेत का यूज़ किसने किया था? जोसेफ ग्रीनेल ने। एंड बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, इसका यूज़ किसने किया था? जीरो सेन ने। और हॉटस्पॉट, जिसका यूज़ नॉर्मन मायर्स ने किया था। आंसर देख लीजिए, फर्स्ट का 4 हमने लगाया है, तो फर्स्ट का 4 एक ही है यहाँ पर। उसके बाद बी का 3rd है, यस, एंड सी का 2nd एंड फर्स्ट। ओके, डी आंसर होना चाहिए। यस, ये सही है। पारिस्थितिकी तंत्र जिस शब्द का सबसे पहले यूज़ किया था एजी टांसले ने। पारिस्थितिकी निकेत का सबसे पहले यूज़ किया था जोसेफ ग्रीनेल ने। बायोडाइवर्सिटी का यूज़ किया था वॉल्टर्स जी रोसेन ने। और हॉटस्पॉट का नॉर्मन मायर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट है, ओजोन क्षरण कारण बन सकता है किसका? त्वचा कैंसर का, प्रतिरक्षा तंत्र में ह्रास का, जीन उत्परिवर्तन का, या फिर उपरोक्त सभी का। तो ये कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको पहले भी। एक्चुअली ये तीनों ही जो है मतलब ओजोन क्षरण के कारण उनका ह्रास हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओजोन क्षरण प्रश्न में दी गई सभी समस्याओं का कारण बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी, प्लास्टिक, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनमें से कौन प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं? ओके, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 2 3 या फिर 1 2 4। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रदूषक की श्रेणी में कौन से आते हैं। देखिए, डीडीटी आता है, प्लास्टिक भी आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आता है, ये ओजोन नहीं आता। डी आंसर होना चाहिए। डीडीटी, प्लास्टिक व नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारे प्राथमिक प्रदूषक हैं। ओके, प्राथमिक प्रदूषक की बात हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वियना कन्वेंशन जो कि ओजोन परत से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, और रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि से संबंधित है। विच इज़ इनकरेक्ट? देखिए भाई, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, वो ओजोन परत जो है उसके संरक्षण से संबंधित है, ना कि जैव विविधता से। बी आंसर हो गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, अन्य गुण बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शहरों में ध्वनि की उच्चता का स्तर कितना निर्धारित किया है? योर ऑप्शंस आर 35 डेसिबल, 45 डेसिबल, 55 डेसिबल या फिर 65 डेसिबल। आंसर बता दीजिए क्या होगा। 45 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। शहरों की बात हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शहरों में ध्वनि की उच्चता का स्तर 45 डेसिबल निर्धारित किया है। नेक्स्ट फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, जिसमें यूकेलिप्टस को पर्यावरण शत्रु की संज्ञा प्रदान की जाती है, क्योंकि यूकेलिप्टस की जल ग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है। ऑप्शंस तो आपको मालूम है, ये फिर भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। 2 ऑप्शन तो ये रहे आपकी, उसके बाद नेक्स्ट वही होगा। देखो, क्योंकि आंसर यहीं पर है तो मैं आपको वो ऑप्शन नहीं दिखाती हूँ। ए आंसर होगा इसका, क्योंकि दोनों सही हैं। यूकेलिप्टस को पर्यावरण शत्रु की संज्ञा प्रदान की जाती है क्योंकि इसकी जल ग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है। ये रीज़न भी सही है, आंसर ए है। कथन और कारण दोनों सही हैं, उसके अलावा वो कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फिर से आपको गलत कौन सा सुमेलित है इनमें से? हाथी परियोजना जो कि 1992 में हुई थी, गैंडा परियोजना 1984, हंगुल परियोजना 1970 और गिद्ध प्रोजेक्ट 2006। आपको गलत बताना है भाई, कौन सा बताइए फटाफट से। 1987 है ये, 84 नहीं है। आंसर बी हो जाएगा।
भारत में गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में हुई थी, अतः अन्य विकल्प बिल्कुल सही हैं। स्टोन लेप्रोसी किससे संबंधित है? ऑप्शन है अम्ल वर्षा, धूम्र कोहरा, ओजोन क्षरण या फिर भूकंप। तो जो स्टोन लेप्रोसी है वह अम्ल वर्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अम्ल वर्षा के कारण भवन तथा मूर्तियों का गलना स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, विषुवत रेखीय वनों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। अधिक जैव विविधता वाले परितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होती है। देखो ये ऊपर वाला फैक्ट तो बहुत बार पढ़ा है हमने, है ना, तो हमें बताना है कौन सा सही है। ऑप्शंस केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, फिर दोनों गलत हैं। हम बताएं आपको, विषुवत रेखीय वनों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पर, ये चीज़ सही है। इसके अलावा अधिक विविधता वाले परितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होती है, कॉमन सी चीज़ है ये तो दोनों सही हो जाएंगे, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजेंद्र सिंह भारत के जल पुरुष, यानी कि इनको किन की संज्ञा दी गई है ये पूछा गया है। बाबा आमटे को वृक्ष मित्र, कैलाश सांखला को भारत के टाइगर मैन की संज्ञा दी जाती है और सलीम अली को भारत के बर्डमैन की। सारे सही हैं, लेकिन बाबा आमटे को थोड़ी वृक्ष मित्र कहा जाता है। ये जो अभी जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि चिपको आंदोलन जो पेड़ों से रिलेटेड था उससे संबंधित थे वो, तो उनको वृक्ष मित्र की संज्ञा दी जाती है। आंसर बी हो जाएगा। बाबा आमटे नहीं बल्कि सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी यही चीज़ पूछी गई है। भगवान महावीर उद्यान गोवा में है, बोंडला वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है, डाफला अभयारण्य मिजोरम में है, सॉरी डाम्फा नॉट डाफला, एंड मेलघाट बाघ रिजर्व महाराष्ट्र में है। तो बताइए कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? बोंडला वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। चलिए, बोंडला वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है, अन्य बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसको नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है नीता अंबानी, इंदिरा नूई, सुनंदा गोदरेज या फिर गुनीत मोंगा। सो करेक्ट आंसर इज गुनीत मोंगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह दूसरा सबसे बड़ा फ्रांसीसी नागरिक सम्मान है। ये याद रखना, ये फैक्ट प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि ये दूसरा सबसे बड़ा फ्रांसीसी सम्मान किसको उससे सम्मानित किया गया है, इस तरीके से प्रश्न आ सकता है, स्टेटमेंट भी आ सकता है। सो ठीक है, ये आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और टेस्ट आपके 68 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 70 टेस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। जिन लोगों ने पिछले टेस्ट नहीं लगाए हैं वो भी सारे टेस्ट लगा लें, क्योंकि जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, अभी मैंने आपको जैसा कि बताया था कि लास्ट में मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगी थोड़ा सा। समीक्षा व सहायक समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज से रिलेटेड ये बात है, जिसमें आपको 15 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, जीएस के और हिंदी के भी। ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर टेस्ट के बाद आंसर सहित पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, और आयोग के नवीनतम पैटर्न के आधार पर सारे ही प्रश्नों का संग्रह किया गया है। इसके अलावा किसी प्रश्न में समस्या होने पर आपका त्वरित समाधान किया जाएगा, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप पे भी हमने एक नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का। फीस जो इसकी 299 है। ठीक है, सो ठीक है, बाकी और कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए तो ये नंबर दिया गया है। ओके, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना और दूसरों का, और सारे टेस्ट लगा लीजिए। ठीक है।